हेलो। चेक बाउंस केस एक बहुत ही टेक्निकल केस होता है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो आपका डिफेंस आपके हाथ से निकल जाता है और कंप्लेनेंट पार्टी जो होता है उनको भी कुछ चीज बहुत संभल करके करना होता है। अगर वो भी अपने लेवल पर कोई गलती करते हैं ना तो उनको भी भुगतना पड़ सकता है। तो चेक बाउंस केस जैसे कि आप सभी लोगों को पता है क्रिमिनल केस होता है। यहाँ पर आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं बल्कि प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज में डिफेंस करना होता है। अब ये क्या है समझाती हूँ। तो सबसे पहले बताऊंगी कुछ गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और कुछ ऐसा डिफेंस टेक्निक आपको बताऊंगी जो शायद आपका बेनिफिट कर सके। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं ताकि आम जनता को जागरूक बनाया जा सके। छोटा सा एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट में जो चेक बाउंस के बारे में कहा गया है वहां पर हर एक प्रकार की चेक बाउंस को एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं माना जाता है, यानी कि सब चेक बाउंस में आपको सजा नहीं हो सकता है। अभी जान लीजिए जहां पर आपको पनिशमेंट हो सकता है वहां पर आपको क्या करना है सजा से बचने के लिए। तो चेक बाउंस केस होता है एक कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी कि आप यहां पर पार्टीज के साथ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर सकते हो। अगर आप लीगली लायबल हो, यानी कि सपोज आप मेरे से कुछ पैसा उधार लेके रखे थे जिसका भरपाई करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर आपके साथ मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए आपको पैसा देना है, तो वहां पर अगर चेक बाउंस होता है तो आपको डेफिनेटली केस को लंबा नहीं खींचना है, ठीक है ना। लंबा लॉन्ग प्रोसेस में जा करके कुछ भी फायदा नहीं होगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा मीडिएशन सेंटर में जा करके मैटर को रफा दफा कीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए। पर इंस्टॉलमेंट्स के बारे में भी आपस में समझौता करके कोई डिसीजन आप ले सकते हो। इससे क्या होगा, दोनों पार्टीज का ही टाइम बच जाएगा। और अगर आप मैटर को खामखा एस्केलेट करोगे, एस्केलेट करते करते एकदम सुप्रीम कोर्ट तक लेके चले जाओगे तो वहां पर भी आपको पेनल्टी भुगतना पड़ सकता है और ऐसा हिस्ट्री में होके रखा है। नेक्स्ट सिचुएशन, बार्ड बाय लिमिटेशन पीरियड। अब इसका मतलब क्या, बहुत ही टेक्निकल है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आज आपका चेक बाउंस हो गया है, बैंक अथॉरिटी से खबर मिल गया है, बैंक अथॉरिटी आपको रिटन मेमो दे दिए हैं दैट आज के डेट पर ये चेक हो गया बाउंस। उस दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर अंदर मैंडेटरीली एक लीगल नोटिस भेजना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कोई ऑप्शनल रूल नहीं है दैट मन में आए तो भेजे तो ना भेजे, नहीं, मैंडेटरी होता है ये। अब वो लेटर के थ्रू आप दोगे और 15 दिन। सो और 15 दिन दे करके आप बोल रहे हो देख ये चेक हो गया है बाउंस, जो पैसा आपसे लेना है वो आप मुझे दे दे, कोई केस वगैरह नहीं करूंगी, अगर आप नहीं दोगे तो डेफिनेटली केस वगैरह करूंगी। अब ये 15 दिन हो जाने के बाद फिर आपके पास रहेगा 30 डेज। उस 30 डेज के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना होता है। सो दैट्स द थिंग। यहाँ पर क्या होता है, गलत फहमी होता है कि 15 दिन तो अभी नहीं किया है तो चलो केस फाइल कर देते हैं, पैसा वगैरह ये नहीं दे रहा है, तो ये आप करोगे ना तो इसको प्री मैच्योर कंप्लेंट कहा जाएगा। सो प्री मैच्योर केस भी आप डिसमिसल के लिए मैजिस्ट्रेट साहब को बोल सकते हो, यानी कि प्री मैच्योर केस का भी डिसमिसल होता है। नेक्स्ट, अगर 30 डेज शायद निकल चुका है, आप केस फाइल नहीं किए हो, लापरवाह हो, तो वहां पर भी आप टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर पूरा केस को ही डिसमिस करवा सकते हो मजिस्ट्रेट साहब को, मतलब एप्लीकेशन अर्जी वगैरह देकर। यानी कि मैटर बिल्कुल साफ है। ये 15 दिन हो जाने के बाद का जो 30 डेज है इसके अंदर अंदर, आशा रखती हूँ इतना तक क्लियर है। नेक्स्ट राउंड, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी नहीं है तो आपको भी कोई इंसान चेक बाउंस के लिए सजा नहीं दिला सकता है। ये अब लिख करके ले लीजिए। अब क्यों, ये समझिए। हर एक प्रकार का चेक बाउंस को एनआई एक्ट सेक्शन 138 में पनिशेबल ऑफेंस माना नहीं गया है। जहां पर आप कानूनी रूप से कोई और इंसान के प्रति लायबल हो, उसका कोई ऋण वगैरह चुकाने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, कोई कंसिडरेशन आपके पास है। सपोज मैंने आपसे कुछ बुक्स वगैरह खरीदी थी, अब मेरा तो पैसा देना है, वहां पर मैं वहां पर कानूनी रूप से आपकी प्रति जिम्मेदार हूं आपका पैसा चुकाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो अगर एग्जिस्टिंग लीगल लाइबिलिटी हो जाता है देन वहां पर अगर चेक बाउंस होता है तो डेफिनेटली आपको सजा मिलेगा। और अगर ऐसा कोई लाइबिलिटी वगैरह नहीं होता है तो आपको एक्विटल मिल जाएगा, आप बेकसूर खल्लास हो जाओगे। ये रहा कुछ सिचुएशन जहां पर चेक बाउंस होता है, जैसे कि इनसफिशिएंट बैलेंस आपके बैंक अकाउंट पर है, या फिर एक्सपायर हो गया है चेक का जो वैलिडिटी है,
या फिर ओवर राइटिंग कर दियो आप, मिसमैच सिग्नेचर, डैमेज चेक, या फिर ये भी हो सकता है डिजिट या फिर मिसमैच हो गया अमाउंट्स पर। तो ये तो गया मोटा मोटा तरीके से कुछ सिचुएशंस। अभी यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, चेक एक्चुअल में दिया क्यों जाता है? देखिए, आप खाना तभी खाओगे जब आपको भूख लगेगी, भूख नहीं लगेगा तो आप खाना भी नहीं खाओगे। तो यहीं पर कानून ये मान लेता है चेक दिया गया है, कोई ना कोई ऋण वगैरह उधर पैसा वगैरह था, इसीलिए ही दिया गया है। यानी कि आप कानूनी रूप से कोई और इंसान के पास लायबल हो उनका पैसा चुकाने के लिए। ये प्रिजम्पशन है, ये धारणा है। अब यही सारा का सारा जो प्रिजम्पशन है, धारणा है, इसको खंडन करना पड़ता है एविडेंस दे करके, डॉक्यूमेंट्स दे करके, पूरा का पूरा सिचुएशन को डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करके। अब ये आपको करना पड़ता है सेक्शन 139 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। अब ऐसे में आपको कुछ चीज ध्यान में रखना पड़ता है। चेक बाउंस केस का एक साफ साफ रूल होता है, आपको इनिशियल स्टेज से ही अपना डिफेंस प्रिपेयर करना पड़ता है, एकदम शुरुआत से। क्योंकि जब भी कोर्ट में ये केस पहुंचेगा, जो चेक आपको लौटा करके दिया गया है ओरिजिनल चेक, उसके साथ लीगल नोटिस जो आपको भेजा गया था, दोनों चीज को अटैच करके कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, और वहीं से ये जर्नी शुरू हो जाएगा डिफेंस वगैरह का। अब अगर ये जो सिचुएशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपके केस में भी ये सिचुएशन आ जाता है, तो हो सकता है आप ये सारा डिफेंस ले करके अपना बचाव कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। सेक्शन 139 कहता है आपको कुछ एविडेंस देना पड़ेगा ताकि आप कोर्ट के सामने ये प्रूफ कर सको दैट मैंने तो पैसा लिया ही नहीं, मेरा कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता ही नहीं है। ये जो ट्रांजैक्शन के बारे में बोला गया, ये एब्सोल्युटली डूबियस ट्रांजैक्शन है। तो समझिए, मान लीजिए मैंने आपसे कुछ पैसा उधार लिए थे कैश लोन में, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, सपोज वो 12 लाख का अमाउंट था, चेक आपको एक दिया गया था बट वो हो गया है बाउंस, मजबूरन आपको जाकर के केस फाइल करना पड़ रहा है। तो अभी मैं हो गई एक्यूज्ड और आप हो गए कंप्लेनेंट। एक्यूज्ड कोर्ट में जाकर के ये बोलेगा, ये जो पैसा के बारे में यहाँ पर बोला गया है, ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था। मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ इसका ITR मंगा करके देखो, ये साल में टैक्स ही बढ़ता है 2 लाख रुपए का, और 12 लाख का कैश लोन ये किस तरीके से मुझे देगा। यहाँ पर क्या होगा, आप अनडाउटेडली एक डाउट पैदा कर दोगे मजिस्ट्रेट साहब के सामने। मजिस्ट्रेट सोचने में ये बाउंड हो जाएंगे दैट सच में ये इनकम टैक्स भरता है 2 लाख रुपए का, 12 लाख रुपए का लोन क्या है। और यहाँ पर मैं और आगे निकल करके बोल सकती हूँ दैट फिनेंशियल कैपेसिटी क्या है, वो क्या करता है। सपोज वो कोई ऐसा छोटा मोटा काम करता है जहां पर ये मोटी रकम उसके लिए दे पाना पॉसिबल ही नहीं है, और ये हाईली इम्प्रोबेबल बन जाता है। अभी ऐसे में कंप्लेनेंट पार्टी को ये प्रूफ करना है दैट नहीं मैंने पैसा दिया है। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं रहेगा तो केस आपके फेवर में चला आएगा। असल में जो चेक दिया गया था मेरे द्वारा, वो एक्चुअली आपको मैं उधार देने के लिए वो चेक मैं निकाली थी। जहां पर ऐसा कोई एक चेक दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो सामने वाले इंसान को लोन देने के लिए दिया गया है। अब वो मिसयूज करने लग रहा है ये सिचुएशन का फायदा उठा करके। असल में हकीकत कुछ और ही है। यहीं पर वो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, जुनून बदल गया, सब कुछ वो वाला सिचुएशन हो जाता है। और हम लोग अक्सर कहते हैं एविडेंस रखिए, गवाह के सामने पैसा दीजिए, ट्रस्ट के आधार पर पैसा मत दिया कीजिए, नहीं तो इस तरीके से केस पलट भी सकता है, और ये आपको ध्यान में रखना है। बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर पिक्चर वगैरह होगा तो डेफिनेटली आपके फेवर में ही काम सब कुछ करेगा। पर आपको बताना चाहूंगी, अगर आप कोई फर्म हो, फर्म एक लीगल एंटिटी होता है, तो आपके बैलेंस शीट पर आप मेंटेन करके रखिए, एंट्री करवा करके रखिए दैट ये पैसा ये इंसान को गया था। ये भी आपके फेवर में एक एविडेंस की तरह काम बिल्कुल करेगा। अभी ऐसे में ये रहा कुछ सिचुएशन जहां पर अगर चेक बाउंस हो भी जाता है तो भी आपको कोई इंसान पनिशमेंट नहीं दिला सकेगा अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट। जैसे कि आप कोई डोनेशन में चेक दे रहे हो, आप किसी को गिफ्ट में, उपहार में चेक वगैरह प्रेजेंट करके दे रहे हो, तो अगर वो चेक बाउंस हो भी जाता है तो आपको कोई भी इंसान पनिशमेंट नहीं दिला सकेगा। कोर्ट भी आपको फोर्स करके ये नहीं पूछ सकेगा ये चेक क्यों बाउंस हुआ है, मतलब क्या रीजन है। ठीक, एब्सोल्युटली बेकसूर खलास हो ही जाओगे। अभी ऐसे में आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, एग्जिस्टिंग लायबिलिटी के बारे में यहाँ पर बोला गया है, यानी कि अस्तित्व अभी उसका है, इसके बारे में बोला गया है। फ्यूचर के बारे में कोई भी बात यहाँ पर नहीं किया गया अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट। बेकार का, फिजूल का डिफेंस कोर्ट में चल करके ले लेते हैं। अब ये क्या है, सबसे पहले वो कोर्ट में जाकर के बोलेंगे
दैट अरे मेरे को तो पता ही नहीं है किस तरीके से ये चेक उनके पास पहुंच गया। चेक आप दिए हो दैट मीन्स कोई लाइबिलिटी है, ठीक है ना, तो ये कोर्ट मान लेंगे। अब नेक्स्ट पार्टी अगर कोई सॉलिड एविडेंस दे देगा तो डेफिनेटली आपका ये सब बात कोई काम का नहीं रह जाएगा। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि अगर मैं चेक इशू करने के बाद अकाउंट जा करके क्लोज करवा देती हूँ तो वो चेक बाउंस नहीं माना जाएगा, मेरे को कोई सजा वगैरह नहीं मिलेगा। जी नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको भी एक चेक बाउंस माना जाएगा। रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक जजमेंट पर क्लियर ये भी कर चुके हैं, जहां पर स्टॉप पेमेंट का डायरेक्शन भी दिया गया है, उसको भी एक चेक बाउंस माना जाएगा, क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन वहां पर साफ साफ अगर प्रूफ कर देता है तो ओपोनेंट पार्टी, क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन अगर आपके पास था तो कोई भी बहाना कोई काम का नहीं रहेगा, और ये प्रूफ कर देता है अगर आप एड्रेस चेंज कर लेते हो। तो देखा जाता है मोबाइल का नंबर चेंज कर लेता है, एड्रेस चेंज करके कोई और जगह जा करके बसने लग गए हैं, तो ये क्या, ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन का इनडायरेक्टली एक एविडेंस बन जाता है और आपका उद्देश्य यही था चेक को बाउंस कराना, पैसा ना लौटाना। तो ये आपके फेवर में एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा पता है, कोर्ट अरेस्ट वारंट निकाल देंगे आपके खिलाफ, और ये भी देखा जाता है बोलने लगेंगे कि सिग्नेचर सिर्फ मेरा है, बाकी का तो देखिए कोई और इंसान इसको फिल करके डाले है। अगर लीगल लाइबिलिटी है, ये सारा का सारा बात कोई काम का नहीं रह जाएगा। और झूठ मूठ के अगर आप ये बोल भी दोगे तो चेक को फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेज देंगे सिग्नेचर वगैरह टेस्ट वगैरह करने के लिए। जिस दिन आपको सामान पहुंचेगा उसी दिन से डिफेंस की भी तैयारी आपको कर लेना है, बल्कि नोटिस के दिन से है, ठीक है। अभी ऐसे में क्या होता है, कुछ लोग तो नोटिस लेने से ही इनकार कर देते, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। और सामान भी कोर्ट से आता है तो कोर्ट में नहीं जाएगा, ये हथकंडे भी कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट मान लेता है एट द एंड ऑफ द डे दैट सामान परफेक्टली सर्व हुआ था। में सेक्शन 251 ऑफ द सीआरपीसी में आपको नोटिस दिया जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है, अगर लीगल प्रोसेस को कोई इस तरीके से मतलब अवॉइड करने की कोशिश करेगा ना, तो डेफिनेटली एक गलत इंप्रेशन ही अल्टीमेटली क्रिएट करेगा उस इंसान के ऊपर, और आपका केस बन जाएगा और वीक। और यहाँ पर आप सेक्शन 145 क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी पूछ सकते हो, और जहां पर सेक्शन 313 सीआरपीसी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है ना, वहां पर भी आपको मैटर को डिटेल में एस्टेब्लिश करना होता है स्टेटमेंट में बोल करके। अगर चेक को मिसयूज किया गया है तो मिसयूज के बारे में बोलिए, अगर जोर जबरदस्ती आपसे चेक छीन लिया गया था तो भी जरूर जाकर के पुलिस कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि बाद में ये बातों का कोई असर नहीं होगा। इस तरीके से वॉलंटरीली आप चेक दिए थे कि नहीं, ये भी आपको वहां पर बोलना है। और इस चीज का एक सॉलिड एविडेंस क्या होता है पता है, जो कि है पुलिस कंप्लेंट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138, ये एब्सोल्युटली आपके विल के अगेंस्ट जा करके किया गया है। अब ऐसे में एक और टेक्निकल ग्राउंड ये हो जाता है जुरिस्डिक्शन। तो जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में एक चेक बाउंस हुआ है वही कोर्ट पर आपको केस फाइल करना होता है। अगर कोई गलत कोर्ट में फाइल हो जाता है ना, तो पूरा टाइम खराब हो जाएगा जुडिशरी का भी और आपका भी। अगर ये सारा का सारा कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, यानी कि आप सही डायरेक्शन पर जा रहे हो। लास्ट और आखिरी पॉइंट में ये बताना चाहूंगी, अगर आप कोई चोरी का माल वगैरह खरीद रहे हो ना, तो वहां पर अगर आप कोई चेक वगैरह दे रहे हो तो उसको चेक बाउंस नहीं माना जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ कहता है यहाँ पर एक अनलॉफुल एक्टिविटी किया जा रहा है। चोरी के माल लेने के वक्त कोई चेक इशू किया गया है, अगर वो बाउंस होता है तो इसको चेक बाउंस नहीं माना जाएगा। ऐसे में ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आपको ये भी वीडियो पसंद आएगा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट खुद नाराज हो गए और जो अमाउंट था उसका डबल पेनल्टी लगा दिए। गलत तरीके से मैटर को फालतूगिरी करके एस्केलेट करके सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि मैं यहाँ पर बच जाऊंगी। और यहीं पर दोस्तों आपको 2 साल तक की सजा भी मिल सकता है, तो जरूर इस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करके इसको शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।